Hello friends, this is CA Priyanka Roy. Today we will be covering Intermediary Accounting Course Chapter 4, Preparation of Financial Statement. I'll be covering, I'll try to cover each and every chapters of the accounting course of the intermediary according to the study materials issued by the ICAI. मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस एग्जामिनेशन के लिए प्लीज़ प्रेफर द स्टडी मटेरियल्स एंड द रिवीजन पेपर्स एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी रिवीजन टेस्ट पेपर मॉक पेपर्स जो ICAI ने इशू करे, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अपने एग्जामिनेशन पेपर्स को ड्राफ्ट करते समय ध्यान में रखता है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल्स दे आर इशूइंग एंड स्टूडेंट्स आर रीडिंग इट और नॉट, क्योंकि आप जिस भी मटेरियल्स से स्टडी करेंगे उसके अकॉर्डिंगली जब आप पेपर्स देंगे तो आपके आंसर्स भी उससे बहुत इफेक्ट होते हैं. तो द टाइप ऑफ कवरेज, द टाइप ऑफ आंसर दे वांट, दैट विल बी कवर्ड इन दी स्टडी मटेरियल ऑफ ICAI ओनली. एंड उसके बाद अगर वो कवरेज होने के बाद में इफ़ यू वांट टू सॉल्व एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या और भी ज़्यादा टॉपिक्स अगर आप कवरेज करना चाहते हैं तो गो फॉर अदर प्राइवेट बुक्स. इट विल हेल्प यू, इट विल एनहांस योर नॉलेज, बट फर्स्ट प्रेफरेंस गिव द मॉड्यूल्स इशूड बाय द ICAI. तो वी विल बी कवरिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब आप 11th-12th में भी पढ़ते रहे होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाए होंगे, like ledgers, then trial balance, then P&L and profit and loss account, then balance sheet preparation. But we will be covering especially the financial statements of the companies here according to the Companies Act 2013 as per the specified sections of the Companies Act 2013. वो इसलिए क्योंकि इंटरमीडिएरी अकाउंटिंग के जो ड्राफ्टिंग दी हुई है ICAI मॉड्यूल में, दैट डू नॉट कवर द प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप कंसर्न्स बैलेंस शीट, दैट विल बी कवर्ड इन अदर चैप्टर्स ऑल्सो. बट मेनली जब हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो इस चैप्टर में आपकी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली, उस शेड्यूल्स के अकॉर्डिंगली जैसी ड्राफ्टिंग मांगी गई है, दैट इज़ एनैक्टेड बाय द स्टैट्यूट्स, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्रिपरेशन होगी. वी विल नॉट गो टू द बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज लाइक एक लेजर्स का प्रिपरेशन एंड ट्रायल बैलेंस, विल नॉट गो फॉर दैट. बट जो सेक्शन कवर है जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैंडेटरी करे गए हैं, उन सेक्शंस को कवर करेंगे हम. देन वी विल गो फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ P&L एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. तो ओवरव्यू मैं एक बार दे देती हूँ कि क्या क्या हम इस चैप्टर में कवरेज करने वाले हैं. सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपनीज एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट. एक बात ध्यान में रखिए, व्हाई आई एम रेफरिंग टू द सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, बिकॉज जब आप क्वेश्चन पेपर में नो डाउट यू कैन राइट एज पर द सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बट व्हेन यू स्पेसिफाई द स्पेसिफाइड सेक्शन तो आपको नंबरिंग के हिसाब से याद करने में भी ईजी रहेगा एंड यू विल बी योर आंसर विल बी मोर एनहेंस्ड आई वुड से, और वो आपके जो चेक करने वाले हैं उसको भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेगा. तो वी विल बी कवरिंग सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसमें ये बताया गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी क्यों ज़रूरी है, कहाँ ज़रूरी है ना, एंड उसके प्रोज एंड कॉन्स भी अपन डिस्कस करेंगे. बेसिकली वी विल बी कवरिंग द होल 128 सेक्शन. देन उसके बाद हम ओवरव्यू में लेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, उसमें क्या क्या कवरेज होगी. देन रिक्विजिट क्यों है, रिक्विजिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को
जारी करने की ज़रूरत क्या है। नो डाउट कंपनीज एक्ट में प्रोविज़न दिए गए हैं, इसलिए वो मैंडेटरी है कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर है तो वो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने ज़रूरी ही है। ठीक है, उसके हम सेक्शंस को कवर करेंगे। देन उसके बाद में और उसमें उनकी कवरेज में क्या क्या होगा, व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग कवर्ड, कि उसमें कौन से स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, देन मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन आपको बताऊं, डायरेक्टर्स को जो भी रिम्यूनरेशन सैलरी दी जाती है उसको हम मैनेजरियल रिम्यूनरेशन कहते हैं एज पर कंपनीज एक्ट प्रोविजंस। बेसिकली वो इसलिए क्योंकि आपने अपने 11th-12th में पढ़ा होगा, कंपनी और उसके डायरेक्टर्स दे आर द बोथ सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड फॉर द डायरेक्टर्स दे आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। चाहे वो इवन एमडी एंड चेयरमैन भी है तो भी ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर्स ऑफिशियली ही इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एज अदर एम्प्लॉयज़ आर। नो डाउट कि सैलरी वगैरह सब ज़्यादा होगी, बट उसकी सैलरी को कैसे कैलकुलेट करना है दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड एज पर द कंपनीज एक्ट, और हम उस कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से डायरेक्टर सैलरी क्या बोलते हैं करेंगे। देन उसके बाद देखेंगे हम डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स डिविडेंड जिस प्रॉफिट से हमें निकाला जाता है उस डिविडेंड को कैसे कैलकुलेट करना है, कौन से सेक्शंस में कवरेज करके वो डिविडेंड कवर होता है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स। डिविडेंड्स पे करने के बाद, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में जो मतलब कि प्रॉफिट का हिस्सा बच जाएगा उसको हम रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करेंगे, बट दैट इज़ ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस ऑफ द कंपनीज। आपके इन टॉपिक्स में और जो जनरल जो आप अब तक पढ़ते आए हैं उन टॉपिक्स में डिफरेंस बस इतना है कि ये डिटेल्डली जो सेक्शंस में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन या प्रोविजंस में लिख दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली ये सब फ्रेमवर्क तैयार किए गए, तो हम उन्हीं को कवर कर रहे हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग जनरली ईच एंड एवरी। जब आपने इतने सालों से कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपने पढ़ा ही होगा, आपको ये चीज़ पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं, उनमें क्या क्या कवरेज आती है, डायरेक्टर को सैलरी मिलती है, प्रॉफिट डिविडेंड डिक्लेयर करती है, इतनी लिस्टेड कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और फिर जो प्रॉफिट बच जाता है फिर रिजर्व्स में हो जाता है। बट टेक्निकली बुक्स ऑफ अकाउंट में वो चीज़ होती कैसे है, वो चीज़ उसी प्रोसीजर से होगी जैसे कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस में लिखा हुआ है। तो ईच एंड एवरी सेक्शन, ईच एंड एवरी लाइन विच इज़ कवर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, उन सबका कोई ना कोई मीनिंग है। आप उस नियम से बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते। तो जब आप किसी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड या क्लोजली हेल्ड कंपनीज की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, देन आपको कंपनीज एक्ट के दायरे में रह के ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करनी होगी। नाउ टुडे विल बी डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ द कंपनी एंड द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज एज पर द सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट। दिस डायग्राम इज already given in your study material, chapter 4 account preparation of financial statements. Go through this. इससे आपको पूरे चैप्टर का एक समराइज्ड व्यू मिलेगा। जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो जब आप रिवीजन करेंगे तो दिस डायग्राम विल हेल्प यू कि भाई आपने क्या क्या कवर किया है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर में। आई विल गो फॉर द मीनिंग ऑफ द कंपनी एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। Now the meaning of the company. Meaning of the company आपका covered है section 221 of Companies Act में। ठीक है, मेरे ख्याल से आप पहले भी 11th-12th में थे जब, या फाउंडेशन कोर्स में थे तो आपने पढ़ा होगा। कंपनीज एक्ट में 221 में इसकी डेफिनेशन है कि कंपनीज
जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में रजिस्टर की जाती है इंडिया में, उसे कंपनी कहा जाता है। दैट इज़, और उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, अभी और भी है, वन डायरेक्टर कंपनी का भी अब आजकल कॉन्सेप्ट आ गया है। तो वी विल नॉट गो फॉर द डिटेलिंग ऑफ दैट कंपनीज एक्ट डेफिनेशन, क्योंकि वो आपको इट्स वेरी सिंपल, वन लाइनर और टू लाइनर कि द कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इट कॉल्ड दी कंपनीज। देन उसके बाद आपको प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी की भी डेफिनेशन है। प्राइवेट कंपनीज की 3-4 कंडीशंस हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की 3-4 कंडीशंस है। अगर आपको कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन, जो कंपनीज की डेफिनेशन है, वो अगर डिटेल डिस्कस करना है तो प्लीज़ DM टू मी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट डिटेलिंग, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। देन वी विल गो फॉर दी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट की। इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, क्यों इस सेक्शन में लिखा हुआ है, इस वजह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपेयर करते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज कवर्ड अंडर 128 सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें क्या बोला है इस सेक्शन में, बहुत बड़ी सी डेफिनेशन है, बट हम उस डेफिनेशन को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके एक एक चीज़ का मतलब समझेंगे, क्योंकि जब केस स्टडीज़ भी आ जाती है तो उस एक लाइन से भी वो केस स्टडी बन सकती है। तो बहुत सारे ख्याल उसमें फिर वो हो जाते हैं कि इतनी बड़ी डेफिनेशन है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम एक एक डेफिनेशन को, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्या कहता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट का सेक्शन ये, एवरी कंपनी शुड प्रिपेयर व्हाट, प्रिपेयर कहाँ प्रिपेयर करना है, एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। देन क्या प्रिपेयर करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिलेवेंट बुक्स। कब प्रिपेयर करना है, एट एवरी फाइनेंशियल ईयर, वी आर डिस्कसिंग हियर फाइनेंशियल ईयर, कौन से बेसिस पे, ऑन accrual basis, or we say double entry basis, and what, for what purpose, to give a true and fair view of state of affairs. I would suggest कि आप ये डेफिनेशन लाइन बाय लाइन चाहे तो रट लीजिए, क्योंकि इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी कंपनी शुड प्रिपेयर, एवरी कंपनी, ठीक है। अब वो चाहे प्राइवेट है, पब्लिक है, ठीक है, या LLP है, एनीथिंग, एवरी कंपनी इफ इट इज रजिस्टर्ड अंडर दी ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में अगर रजिस्टर्ड है तो उसको शुड प्रिपेयर, उसको शुड है, दैट मीन्स दैट्स अ कंपल्शन है ये कि उसको प्रिपेयर करने हैं। क्या, कहाँ प्रिपेयर करने, एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, उसको रजिस्टर्ड ऑफिस में प्रिपेयर करने हैं। एंड एक और वर्ड है इसमें, कीप, और रखने हैं, कहाँ करने, रजिस्टर्ड ऑफिस में। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई रजिस्टर्ड ऑफिस तो कहीं पर भी है, मान लो एक छोटी सी कंपनी है और 1 लाख का पेड-अप कैपिटल से उसने रजिस्टर कर लिया अपने आप को। अब मतलब कि उसने उस समय जब रजिस्टर किया तो उसने अपने घर का एड्रेस दिया, ठीक है। अब पूरे साल ख़त्म होते होते उसका थोड़ा बिजनेस बढ़ा, तो उसने अपना एक अलग से ऑफिस खोल लिया कहीं दूसरी लोकेशन पर। अब वो उसने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट तो जो दूसरी लोकेशन पे है, क्योंकि वो बहुत अच्छा
उसने लोकेशन लिया है, क्योंकि जब स्टार्ट किया था, जब रजिस्टर किया था तब तो इतना काम था नहीं, तो उसने अपने घर का एड्रेस है रजिस्टर ऑफ कंपनीज में कर दिया। लेकिन प्रोविज़न क्या कहता है कि जहाँ जहाँ जिस एड्रेस पे उसने रजिस्टर की अपनी कंपनी, उसी एड्रेस पे उसके बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर होने चाहिए और कीप होने चाहिए, रखने चाहिए। दैट इज़ मैंडेटरी। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है देन ही शुड चेंज द एड्रेस ऑफ हिज कंपनी। बट अगर उसने नहीं किया है देन एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस दे विल बी कवर्ड। अब अगर मान लीजिए कोई ब्रांच वगैरह भी है और ब्रांच उसने नहीं ओपन करी है, तो उस केस में प्रोविज़न ये भी बोलता है कि उस ब्रांच ऑफिस में आप रख सकता है, अगर वो भी उस ब्रांच से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है तो। लेकिन अगर मतलब कि वो पीरियोडिकली डेली या पीरियोडिकली उस जो भी ट्रांजेक्शन ब्रांच ऑफिस में है उसकी स्टेटमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजता है, तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल एज पर दी प्रोविजंस। प्लस अगर मतलब कि रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं पे उसने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करी है, तो उसको डायरेक्टर्स की सहमति से 7 दिन के अंदर अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा दैट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट इज केप्ट एंड मेंटेन एट अदर प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस। तो क्योंकि एक्ट के डेफिनेशन में ये चीज़ लिख दी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन क्यों करने हैं, कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं और कौन से करने हैं, तो जब ये चीज़ स्पेसिफाइड कर दी है तो उसके बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते हम। जो चीज़ लिख दी है लॉज में, प्रोविजंस में, वी हैव टू फॉलो दैट एथिकली। देन नेक्स्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट अदर रिलेवेंट बुक्स। अब बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिलेवेंट बुक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे एडेड है। उसने बता दिया है क्या क्या मेंटेन करने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, अदर रिलेवेंट बुक्स करने हैं एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर करने हैं। अब बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो अदर से स्टैट्यूटरी बुक्स बोलते हैं इनको, और ये अलग अलग सेक्शंस में कवर्ड है। यू कैन रिफर टू पैरा 1.3 of this chapter 4 of ICAI module। अगर आपके पास बुक नहीं है प्लीज़ डाउनलोड द सेम फ्रॉम द ICAI वेबसाइट। आप आराम से PDF स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए एंड पैरा 1.3 चैप्टर 4 का आप कवर कर लीजिए। दैट कवर्स इन बेसिकली ऑल दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिलेवेंट बुक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बुक्स ऑफ अकाउंट में बहुत सारे होते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, इतने सारे मेंबर्स को शेयर्स इशू करे हैं तो उनकी एड्रेस बुक होती है, रजिस्टर होता है। देन कोई लोन अगर लिए है या कोई लोन दिए हैं, देन इन्वेस्टमेंट अगर करे है कंपनीज ने, या मिनट्स है, जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है उनके मिनट्स है, ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट स्टैट्यूटरी बुक्स है। अदर बहुत सारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस में मेंशन्ड है, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। ये बुक्स ऑफ अकाउंट आपके मेंशन है, आप इनको याद कर लीजिए। ये बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। कब बनाने पड़ेंगे? एट एवरी फाइनेंशियल ईयर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कैलेंडर ईयर एंड अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपका कब चालू होता है? अप्रैल से मार्च, एंड कैलेंडर ईयर जैन टू दिसंबर। तो बाकी सारे देशों में कैलेंडर ईयर चलता है, बट बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ बेसिकली ब्रिटिश बेस्ड है, तो शुरू से अपना फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च ही है, फिलहाल तो यही है। तो एट एवरी फाइनेंशियल ईयर को आपको प्रिपेयर करना है। क्या? हर फाइनेंशियल ईयर का आपको बुक्स ऑफ अकाउंट, रिलेवेंट बुक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है। कौन से बेसिस पे करना है? एक्रूअल बेसिस। आपने 11th-12th फाउंडेशन में पढ़ा होगा। योर अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस मतलब एज एंड व्हेन एक्सपेंस और रेवेन्यू ड्यू हुआ उसको आपको रिकॉर्ड करना है। अब चाहे उससे पैसा मिला या उसको असली में पैसा दिया, दैट डजंट मैटर। आपको जैसे ही वो ट्रांजेक्शन हुआ है, ड्यू हुआ है, तो उसको आपको रिकॉर्ड करना है। और डबल एंट्री सिस्टम कि हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू, दैट इज ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट 2 लेजर्स, 2 अकाउंट्स, तभी आपकी ट्रायल बैलेंस मैच होगी, तभी आपका बैलेंस शीट मैच होगी। दैट इज अ डबल एंट्री सिस्टम। जब अपन डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, डिटेल क्वेश्चंस अपन करेंगे, तो फिर अपन इस एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। एंड देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोइंग ऑल दिस
थिंग कि एवरी कंपनी शुड प्रिपेयर एट इट रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट द रिलेवेंट बुक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी फाइनेंशियल ईयर। इन सब का पर्पस क्या है? ये सब अपन इतनी मेहनत तो कर रहे हैं टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू स्टेट ऑफ अफेयर्स। कंपनी ने बोला है, क्या बोला है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट या अदर रिलेवेंट बुक्स जो मेंटेन करने हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में करने हैं, वो ऐसे करने हैं कि कंपनी का जो भी स्टेट ऑफ अफेयर्स हुआ है वो ट्रू एंड फेयर व्यू हुआ है। ठीक है, देन नाउ द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज फुल्ली कवर्ड। मैं इसके साथ 2 मिनट और लूँगी, बस 2 सेक्शन और कवर करूँगी। एक सेक्शन 128 सबसेक्शन 3 एंड 128 सबसेक्शन 5, कुछ भी नहीं है इनमें। 128 सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है रजिस्टर्ड ऑफिस में प्रिपेयर हुए हैं, मेंटेन हुए हैं, वो ओपन फॉर इंस्पेक्शन है फॉर ऑल दी पब्लिक। आप कोई भी, जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है या महिंद्रा एंड महिंद्रा है या टाटा फाइनेंस है, आपको अगर किसी भी कंपनीज के बुक्स ऑफ अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर इंस्पेक्ट करने, तो आप बिजनेस आवर्स में जाके रजिस्टर्ड ऑफिस में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, बोल सकते हैं? क्योंकि इट इज़ ओपन फॉर इंस्पेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128 सबसेक्शन 3। ठीक है, एंड सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो मिनिमम 8 ईयर्स तक आपको मेंटेन करने हैं। मतलब 8 ईयर्स से पहले यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये मैंडेटरी लिखा है। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि 8 ईयर से कम की है, तो उसको अभी तक जब से वो चालू हुई है तब से का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट सब कुछ मेंटेन करना भी। क्यों? क्योंकि ओपन फॉर इंस्पेक्शन भी है। ठीक है, तो पब्लिक को कम से कम 8 ईयर्स के बुक्स देखने का राइट है। तो ये कवरेज है अपना पूरा 128 सेक्शन का। we will be covering the next topic, that is preparation of financial statement in our next video. Thank you.